चलिए बच्चों, कैसे हो? देखिए बच्चों, हम इंडियन इकोनॉमी रिवाइज करने जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी जनरली हम बुक से पढ़ाते हैं, बट मेन मेन पॉइंट के जो है नोट्स पे काम करना पड़ता है। तो हम इंडियन इकोनॉमी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, बट हम इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे, जो जो जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क आएंगे, क्या क्या एब्रीविएशंस आएंगे। ठीक है बेटे, स्टार्ट करें। इनके अलावा और भी टॉपिक हो सकते हैं, उसके लिए आप बुक को रेफर करेंगे। ठीक है बेटे, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। देखिए, पहला, हमने ना पीरियड को अलग अलग पार्ट में बांटा। पहले 1850 से 1947 का पीरियड, जिसको प्री इंडिपेंडेंस बोला गया, राइट। हमने देखा कि ना, जैसे आप देखिए, इंडिया क्या था उस जमाने में। इंडिया सोने की चिड़िया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी। बेटे आवाज नहीं चाहिए प्लीज। इंडिया एक प्रोस्पेरियस कंट्री, सेल्फ रिलायंट। मोदी जी बोलते ना आत्मनिर्भर, उस समय भी हम क्या थे? आत्मनिर्भर। वर्ल्ड की वेल्थ का 25% से 33% वेल्थ हमारे पास थी। हम हैंडीक्राफ्ट में, हाई स्किल्ड क्राफ्ट्समैन में, आज भी हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत आगे हैं। ये जो सभ्यता हमारे यहाँ पे ना हैंडीक्राफ्ट वाली, क्राफ्ट वाली, ये कहाँ से? पुराने जमाने से आ रही। ठीक है, ये बात करें हम फर्स्ट एंड 17th सेंचुरी एडी के बीच में। एडी याद है आपको? एडी और बीसी तो होते हैं। बीसी क्या होता है? बिफोर। फोर। एडी क्या होता है फिर? एनो, याद है? बताया था मैंने। चले, एंशियन इकोनॉमिक फिलोसफी हमारे यहाँ लिखी है अर्थशास्त्र में। किसमें लिखी है? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कोर्डेलिया? चले बेटे, फिर ब्रिटिश रूल आया। अभी आजाद तो हुए नहीं, ब्रिटिश आ गए। देखो, हमारे हमारे यहाँ पे ना, अगर आप इतिहास पढ़े, हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, वैसे आप देखिए अलग अलग तरह के रूलर आए हैं। हमारे यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री देखें तो भरी पड़ी है हिस्ट्री, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल से। बट यहाँ पे ना एक बार आगे ब्रिटिश वाले लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर वो आए। उन्होंने 1757 से 1858 तक कंपनी के थ्रू काम किया। के बाद डायरेक्ट उन्होंने क्वीन का रूल लगा दिया। यहाँ पर सीधा ब्रिटेन ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। पता क्यों? ऐसा क्यों? अब 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हुई, लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे वाली। तो भैया इंग्लैंड बैठे लोग डर गए, उन्होंने कहा पंगा होने लग गया यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा, अब इसको हम डायरेक्ट ब्रिटेन से रूल करेंगे। कहां से रूल करेंगे? ब्रिटेन से। बट इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम जो खराब किया ब्रिटेन ने, अच्छे काम भी किए, बात करेंगे, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया? हैंडीक्राफ्ट। और ये ना आजकल पढ़ते हैं ना हम, टैरिफ टैरिफ, और ट्रंप साहब वाला टैरिफ, ये अंग्रेजों ने लगाया था पहले। इन्होंने एक्सपोर्ट पे लगा दिया हैवी टैरिफ कि आप ना बेच पाओ बाहर, और इंपोर्ट पे क्या करा दिया? और इतने स्मार्ट थे, रॉ मटेरियल हमारा यहां से ले जाते थे और वहां जाकर सामान बनाते थे, और हमें एक्सपोर्ट करने नहीं देते थे। इससे इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती गई? कम। अच्छा, अब कहानी समझिए, इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कम है, बट इंडिया के रॉ मटेरियल से बना हुआ सामान जो कि इंग्लैंड बेच रहा है, उसकी डिमांड, मतलब हमारी लोकल इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी इन्होंने खत्म कर दी। फिर देखिए क्या हुआ, इन्हीं के एरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी। अच्छी बात है, बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं? इंडिया की कॉटन मील इंडस्ट्री आज भी बहुत शानदार है ना। कॉटन की हमारी इकोनॉमी में सबसे बढ़िया कहाँ है? हमारी गुजरात में। बताया था ना आपको, सूरत में। ये डेवलप किसने की? अंग्रेजों ने। किसने की? जमाने में 9 मिलियन स्पिनर्स, 1930 की बात है। फिफ्थ पोजीशन ग्लोबली हम 1930 में थे। कब थे? 1930 में। जूट मिल्स जो थी हमारी, रैपिडली बढ़ी है। कैलकाटा से स्टार्ट हो रही है, अब कैलकाटा कोलकाता बन गया, अलग बात है। 19th सेंचुरी के एंड में इंडिया जूट मिल में दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर, लार्जेस्ट, कौन सा? हैवी इंडस्ट्री जो आयरन की यहाँ पर आई, ब्रिटिश कैपिटल में आई 1840। आज भी स्टील देखिए इंडिया में आयरन के थ्रू, टाटा स्टील है, जमशेदपुर का प्लांट है यहाँ पर। मतलब अंग्रेज अच्छा भी कर गए थे। अब सर लोग कहते हैं अच्छा क्यों कर गए? बेटे देखो, अगर उनको देश चलाना है, पैसा तो कमाना पड़ेगा उनको भी। क्या उनका मोटिव कुछ भी हो, काफी चीजें वो इंडिया को देंगे, लाइक रेलवे, लाइक पोस्ट, एजुकेशन भी आज तक वही चल रही थी। 1930 में इंडिया की आयरन इंडस्ट्री का रैंक 8 था। बेटे जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ ना, आपको पेपर में आ सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में 1946 में हमारा 7% हिस्सा था। कितना था? एक दिन क्या हुआ, देश आजाद हो गया, जो कि अच्छी बात है, मगर फाइनेंशियली वो इतनी अच्छी बात नहीं थी। 1947 से 1991 की बात करेंगे, बिकॉज 1991 में एलपीजी, अगर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडिपेंडेंस के समय हमारा लिटरेसी रेट सिर्फ 18% था। कितना था? मतलब ऑलमोस्ट 80% लोग अनपढ़। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कितनी थी? 32 साल। 32 साल के बाद आदमी गया।
अच्छा, नेहरू जी का मॉडल था सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिन्होंने उनका मॉडल था कि रैपिड इंडस्ट्री को हम डेवलप करेंगे, वो हो नहीं पाया, बाद में अलग बात है। और 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन इशू बनाई थी प्लानिंग कमीशन। हमने पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान बनाए। पहला प्लान कब बनाया? 1951 में। अच्छा, एग्रीकल्चर में क्या क्या इशू थे? हम रिसर्च डेवलपमेंट को, एजुकेशन को कोई बेनिफिट देते, काम करते हैं। क्या था? मॉनसून आता नहीं था, रोड सूखा पड़ता था। इंडिया के इतिहास में 1967 वो सबसे बड़े सूखे हैं। आज भी कई एरिया सूखे में है, बट अब तो नहरें बन गई, गवर्नमेंट आ गई, बट बहुत भयंकर सूखा होता था। माइनस में ग्रोथ चली है, देखो ग्रोथ क्या है माइनस में, किसमें? फिर एक दिन लगा हमें हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। क्या लाए? इसके लिए हमने इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजी बनाई। यू नो HYV सीड्स क्या होते हैं? हाई यील्ड का मतलब रिटर्न। देखो यील्ड सब होता है ना, वाई से हम यील्ड को यील्ड बोलते हैं, वो फाइनेंशियल टर्म में भी होता है, उसका मतलब फाइनेंशियल में रिटर्न होता है। यहाँ पे उसका मतलब है प्रोडक्टिविटी। क्या है? वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बनाए गए। इवन 1969 में हमने ना 14 बैंक नेशनलाइज कर दी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, ये सारे थे। और 1980 में बाकी 6 और नेशनलाइज कर दी। मैंने एक चैप्टर में आपको बताया था, सरकार अगर चाहे मोनोपोली पावर को खत्म करना तो नेशनलाइजेशन कर सकती है। क्या कर सकती है? फर्स्ट परफॉर्मेंस 1965 से 81। क्यों? प्रोडक्टिविटी है नहीं, लाइसेंस राज है। लाइसेंस आज भी लेना पड़ता है, बट उस समय बड़ा बुरा हाल था, लाइसेंस मिलता ही नहीं था। मिलता था सिर्फ पैसे वालों को। किसको मिलता था? हमारी पॉलिसीज ऑटो क्रेडिट है। ऑटो क्रेडिट का मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो लिख दिया। वो कहते हैं बैंक के एम्प्लॉय को ए का मतलब ए है, उसको आप समझाओगे कि ये बी भी होता है, वो मानेगा ही नहीं। 3 वॉर झेल चुके थे हम। कौन कौन सी 3 वॉर थी बताएंगे? 1965, 62, 1970। 3 युद्ध जो एक देश झेल चुका हो। और 62 की तो चाइना वाले तो हम हार भी गए थे। और इंटरेस्टिंग बात, चाइना वाले हम हार गए थे। मेजर ड्रॉट पड़े थे और ऑयल का शौक, ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे। उस समय हमारा ना गल्फ कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन था नहीं, और उस समय अंबानी साहब ये सब लोग थे नहीं, इंडिया से पेट्रोलियम निकाला नहीं जाता, रिफाइनरीज थी नहीं, छोटी बड़ी सरकारी रिफाइनरीज थी। चलिए, फिर ना गवर्नमेंट ने कहा मोनोपोली को खत्म करते हैं। 1969 में आया MRTP एक्ट। क्या आया? वैसे इसका पार्ट नहीं है, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। MRTP को रिप्लेस करके एक नया एक्ट आया था 2002 में, कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो हमने कहा मोनोपोली खत्म। मोनोपोली क्या करेंगे? फिर हमने स्मॉल सेक्टर को बढ़ावा दिया 1967 में। हमने कहा स्मॉल सेक्टर के लिए ना, छोटी मोटी इंडस्ट्री के लिए, लघु उद्योगों के लिए कुछ सेक्टर को रिजर्व करते हैं, कुछ बिजनेस कर देते हैं। फिर ईरा ऑफ रिफॉर्म आ गया, नया ईरा आ गया बेटे 1991 में। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी हमारे विदेश मंत्री थे, सॉरी क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री क्या थे। रीजन क्या था पहले? सर फिजिकल डेफिसिट पड़ा था ना बजट में, माइनस में, मतलब ऑलरेडी लॉस। ऑयल के प्राइसेस डूब रहे हैं, हमारा फॉरेक्स लोएस्ट है, हमारे पास फॉरेन करेंसी है ही नहीं, हमारे इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, क्योंकि हमें स्वदेशी अपनाओ का नारा दे रखा था। इंडियन कंपनी जैसे इंडिया में अमेरिकन कंपनी जैसे कोका कोला वो छोड़ के जा चुकी थी। यू नो ये क्या लिखा हुआ है? IMF हमें लोन दे नहीं रहा था। IMF कह रहा पिछला तो चुकाओ। आज अलग बात है भैया, IMF पाकिस्तान को दे देता, अलग बात है। हम लाए LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नो, लिबरलाइजेशन। हमने लाइसेंस आज खत्म किया। पब्लिक सेक्टर को हमने कहा भाई कुछ रिलैक्सेशन दो, प्राइवेट को आने दो। हमने MRTP एक्ट को रिस्ट्रक्चर कर दिया। अच्छा, स्मॉल स्केल का रिजर्वेशन डिजर्व कर दिया। टाइम पास तो हमने किया। पहले हमने कहा स्मॉल स्केल को मौका दो, फिर हमने कहा यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, अब देश बचाने तो बड़े बिजनेसमैन चाहिए। हमने कहा बड़े बिजनेसमैन को आने दो, प्राइवेट को आने दो, विदेश वाले को आने दो, डिजर्व कर दो। क्या कर दो? मोनोपोली खत्म कर दी, एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा दिया। और रुपी जो है हमारा वो डीवैल्यू हो रहा था, ऑब्वियसली होता रहा। ऐसे ना इंटरनेट पे गूगल पे कहानी आती है कि एक जमाने में हमारा रुपी डॉलर के बराबर था, आता ना ऐसा? कभी नहीं था ऐसा कि गलत फहमी जी, हमारा रुपी डॉलर के बराबर था। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बनी है ना, नकली कहानियां भेजने वाली, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं था। बट वैसे मैं आपको बताऊं, डेप्रिसिएशन ने तो हमें फायदा दिया अगर आपने देखा, बट उस समय कुछ ज्यादा डेप्रिसिएशन, ज्यादा। फिर भाई साहब मोदी जी का राज आया 2014 में। क्या होगा? क्या आ गया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को हटा दिया।
ऑब्जेक्टिव क्या था? इनोवेटिव थिंकिंग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है दो तरह से बात होगी, स्टेट भी बात करेगी, सेंटर भी बात करेगी। जो भी मीटिंग नीति आयोग की होती है उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे देश के मिनिस्टर आते हैं, प्लस हर राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं। इन्होंने एक बनाया लाइफ, क्या बनाया? लाइफ क्या था? रिप्लेस यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी क्या थी कि क्या खत्म, इन्होंने कहा जिंदा रखेंगे हम। क्या रखेंगे? इकोनॉमी का काम यानी कि एक पॉलिसी बनाई, चली, खत्म होगी, उसको हम लाइफ लॉन्ग चलाएंगे अच्छे तरीके से। इन्होंने एनडीएपी लगाई। एनडीएपी क्या थी? गवर्नमेंट डेटा को एक्सेस करने का एक प्लेटफॉर्म था। ये अलग अलग नाम, एक शून्य शून्य कैंपेन बनाया गया था एयर क्वालिटी को पोल्यूशन से बचाने के लिए। शून्य पोल्यूशन, शून्य समझते हैं? जीरो क्या समझते हैं? ई अमृत। पी का है ईवी के लिए वन स्टॉप है, इंपोर्टेंट एमसीक्यू हर बार आया इसके ऊपर। देन आपका मिथोल इकोनॉमी, पता है आपको? ऑयल के इंपोर्ट के बिल को करने के लिए हमने कहा जो भी हमारी फैक्ट्रीज में इथेनॉल मिथोनॉल निकल रहा है उन दोनों का यूज किया जाए। गडकरी साहब हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना, उन्होंने एक दो गाड़ियां बनाई है, इथेनॉल पे चलती है, एक हाइड्रोजन पे चलती है, अभी वो उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उसको करेंगे। कि बीच में क्या क्या आईपीआई, आईपीआई क्या था? आईपीआई क्या था? हाँ जी, इंडियन पॉलिसी इनसाइट्स, ये फुल फॉर्म याद रखना, उससे नहीं याद रखना। गोल्ड मार्केट को ट्रांसफॉर्म, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हमने बाहर के गोल्ड को, वेस्ट गोल्ड जो आता था हमारा बैंकॉक से, पाकिस्तान से, हमने उसको रोक दिया। हमने कहा इंडिया का इंपोर्ट करो, इंडिया का एक्सपोर्ट करो गोल्ड। बट इसमें भी कुछ दिक्कतें थी बेटे। नेशनल प्लान प्रॉपरली चला नहीं, बर्शिंग प्रोसेस से बाहर था, और बैलेंस ऑफ पावर प्रॉपर तरीके से चली। नीति आयोग को ना आज भी कई राज्य, देखो ऑलमोस्ट अच्छा चल रहा है, बट कई राज्य इसको आज भी क्या करते हैं? क्रिटिसाइज। क्या करते हैं? बट मैं आपको दो चार क्वेश्चन बता दूं, कॉम्पिटिशन वाला, ई अमृत वाला, ई नाम और चुनने और अपेडा, और ये सारे ना क्वेश्चन पर आए हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। करंट स्टेट क्या है हमारा? प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर, वो हमारा लार्जेस्ट सेक्टर है। आज भी हम मिल्क के, पल्सिस के, जूट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। आपको पता है अमेरिका को आफत रशिया का तेल नहीं है, अमेरिका को आफत हमारी ना मिल्क इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ पे देखो अमूल सबसे बड़ा है, उसके बाद हरियाणा का वीटा है, पंजाब का वेरका है। वो कह रहा है मेरी इंडिया में मिल्क प्रोडक्ट में मोनोपोली नहीं हो रही। उसने इंडिया को बहुत बार ऑफर किया कि मेरे को प्रोडक्ट लॉन्च करो, गवर्नमेंट की सपोर्ट से, गवर्नमेंट उसको लॉन्च नहीं कर। ट्रम्प की प्रॉब्लम एक्चुअल में यही है, अमूल का प्रोडक्ट दुनिया भर में बिकता है। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर ही अमूल है, पता है आपको? इतना बड़ा ब्रांड है। वो इंडिया में कह रहा है कि मैं दुनिया में सारे प्रोडक्ट, दूध के व्यापार में मैं इंडिया को क्यों नहीं पछाड़ पा रहा। क्या आफत है अमेरिका को? वो इनडायरेक्टली वो बिजनेस डील करना चाहता है। अब बिजनेस डील करने का क्या तरीका होता है? एक चीज को टैक्स बढ़ाओ, धमका दो ना सामने वाले को। इंडिया उसकी धमकी में आ नहीं रहा। तो मेनली इंडिया की मिल्क प्रोडक्ट की मार्केट कवर करनी है, बिकॉज दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोडक्ट है, अमूल उसमें सबसे बड़ा। हाँ, आपको पता है मिल्क में ना गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा प्लान कर रखा है। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल्क बना रखे हैं। बीटा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हरियाणा की, वेरका जो है वो पंजाब की है, एक ऐसे ही ऐसे साउथ में बहुत बड़ी, नाम भूल गया से नाम, अलग अलग है, हर राज्य में, ऑलमोस्ट हर राज्य में इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं। की समस्या हमारे से यही है, ठीक है। व्हीट, राइस, कॉटन में हम लार्जेस्ट एरिया कवर करते हैं, हम उगाते हैं सबसे ज्यादा। हम फ्रूट, वेजिटेबल, टी के, फिश के, कॉटन के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यू नो, ये सारी चीजें। 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम फूड और ग्रोसरी मार्केट के। इंडिया कोई छोटा मोटा बाजार थोड़ी है। चाइना, अमेरिका, सबकी नजर हमारे में है। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट थोड़ा सा हिला हुआ आ गया लगता है मुझे, जो रिस्क ले रहा है। नहीं तो कभी किसी ने इंडिया से पंगा नहीं लिया टैक्स के मामले में। आप मानोगे आज भी इंडिया बाहर के इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगा, जो अमेरिका कह रहे हैं ना 50%, लोग हवा मचा रहे हैं इंटरनेट पे। इंडिया ने ऑलरेडी कई अमेरिकन प्रोडक्ट पे 70-80% टैक्स लगा रखा है, ऑलरेडी लगा रखा है। ट्रंप साहब तो कहते हैं कि आप एक बार इंडिया के टैरिफ तो चेक कर लो, ऑलरेडी हम पे इतना टैरिफ ले रहा है। तो इंडिया कई चीजों में बड़ा सुपीरियर है, और क्योंकि हम लार्जेस्ट इकोनॉमी में आते हैं पॉपुलेशन वाइज में भी। कितने कस्टमर है इंडिया में? आप एक प्रोडक्ट को बैन कर दो, मैं कल को मैकडी बंद करा दूं, 150 करोड़ लोग हैं, 20-30 करोड़ तो बर्गर खाते होंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अमेरिका का गुजारा हमारे बिना चलेगा नहीं। अब अमेरिका ने ना लैंग्वेज चेंज कर लिया ना। 4 दिन पहले उनके मंत्री ने कहा हमने तो इसलिए धमकी दी इंडिया को टैरिफ की, हम चाहते थे रशिया यूक्रेन, हम इंडिया पे टैरिफ लगा के रशिया पे प्रेशर डाल रहे थे। अभी उनको थोड़ी देर में प्रेशर आएगा, ये 50% जाने वाला है, या फिर 100% होगा, फिर एक दिन ट्रंप जाने वाला है। एक्चुअल में होगा ऐसा। आप देखो ना हमारी सिचुएशन, मजाक थोड़ी चल रहा है। इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है।
हमारी 47% पॉपुलेशन आज भी किसमें है? एग्रीकल्चर। बाकी इतना एपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेजर है इनको जस्ट रीड आउट करना। ई नाम, ई नाम एक ऑनलाइन मार्केट है। किस चीज की ऑनलाइन मार्केट है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, भाई फ्रूट्स वेजिटेबल सब कवर होते हैं। सेक्टर पढ़ लेंगे ना, वो नहीं है, ये पढ़ लेना। ईवी के लिए फेम इंडिया बनाया गया है। लॉजिस्टिक के लिए पीएम गति शक्ति बनाई गई है ना। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएम मित्र, सारी फुल फॉर्म ना होंगी लास्ट में ना, तुम लिखना एक बार लास्ट में। फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 5-10 क्वेश्चन फुल फॉर्म पे आएंगे, बट जरूरी है। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इस चैप्टर में खासकर जो आउट ऑफ बॉक्स आ जाते हैं, जो बुक में नहीं होते, कहीं से भी इंस्टीट्यूट उठाकर। सरप्राइज है, उसको भी फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जिस बच्चे ने फुल फॉर्म नहीं लिखी है, आज जाके कोशिश एटलीस्ट बुक में हाईलाइट कर लो। एब्रीवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटे? एक बार लिख लेंगे सारे। अभी के लिए टॉपिक को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तभी बोलेंगे जय श्री राम, जय